दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आपके लिए एक और राजनीतिक विश्लेषण लेकर। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर जारी अंदरूनी घमासान और उसके बाद पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक इस्तीफे की। सच तो यह है कि 10 बरस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे चाहे वैसे बीजेपी को चलाया है। न सिर्फ दिल्ली की सत्ता में कैबिनेट मंत्री हाशिए पर चले गए, बल्कि राज्य दर राज्य जो भी राजनीति बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं ने सींची और बड़ी की और अपना कद बढ़ाया, उन तमाम कद्दावर नेताओं को दिल्ली की सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी और उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष बने अमित शाह ने एक झटके में जमीन चटा दी। इन 10 वर्षों में शायद कोई भी राज्य आपके जहन में आएगा नहीं जहां पर बीजेपी के उन नेताओं की कोई भी पूछ या पकड़ बची हो जिसके भरोसे उन्होंने अपने राज्य में अपनी पार्टी के विस्तार को आगे बढ़ाया, राजनीति में अपना कद बढ़ाया और बीजेपी को एक सम्मानजनक परिस्थिति में लाकर राज्य दर राज्य खड़ा भी किया। इतना ही नहीं, जो मुख्यमंत्री बन गए उन मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त को भी टटोल लीजिए तो आज की तारीख में 2014 से पहले जो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे आज कोई आपको दिखाई देगा नहीं। लेकिन उम्र तो पूरी होनी ही थी, तो 10 बरस के बाद जब 2024 के चुनाव के परिणाम में प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का नारा इतना कमजोर साबित हो गया तो उनके अपने कार्यकर्ताओं को लगने लग गया कि दरअसल ये नारे की राजनीति है या उस ताकत की राजनीति है जिस ताकत के भरोसे इस देश में प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर इस देश के संस्थानों को अपने अनुकूल चला सकते हैं। सवाल यहां विपक्ष का नहीं है, आज तो बात सिर्फ बीजेपी की है, क्योंकि बीते 10 बरस में आपने कभी किसी राज्य में सुना नहीं होगा कि टिकटों को लेकर इतना आक्रोश और बगावत के हालात राज्यों में उभरने लग जाए, जहां पर नेता खुले तौर पर कहने लगे कि हमने जिस तरीके से मेहनत की, पार्टी को आगे बढ़ाया, उस पूरी प्रक्रिया के भीतर अब दिल्ली ये चाहती है कि वो अपने मुताबिक राज्य में बीजेपी के उन उम्मीदवारों को टिकट दे दे जिनका बीजेपी से भी जुड़ाव नहीं था। यानी इस देश में जब राज्य दर राज्य बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चलता था और एक दो नहीं आधे दर्जन राज्यों में ये ऑपरेशन लोटस चला है। वो कर्नाटक में भी चला, वो उत्तराखंड में भी चला, तेलंगाना में भी चला, मध्य प्रदेश में भी चला, राजस्थान में भी चलाया गया और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति तो एक लिहाज से राजनीतिक दलों को बांटकर सत्ता के तौर पर खड़ी कर दी गई। इतना ही नहीं, जो भी कद्दावर नेता था दिल्ली को वो पसंद था नहीं। इसलिए याद कीजिए, हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया तब एक ही सवाल था कि उनकी राजनीतिक जमीन कहां पर है। क्या उनका अपना कोई चुनाव क्षेत्र भी है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े हों और जीत जाए। एक झटके में अतीत की कहानियां सामने आने लगी जब मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के साथ जुड़े थे, बीजेपी को देखा करते थे संगठन के तौर पर, तब कैसे एक साथ कहां कहां रहे हैं। ये हालात राज्य के भीतर आए, ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के वक्त भी उभरी जरूर थी और देखिए परिस्थितियां कैसी पलटती हैं। मौजूदा वक्त में जब हर कोई जान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भरोसे जीत नहीं मिलेगी, तब क्या होगा। अमित शाह की चुनावी बिसात के भरोसे जीत नहीं मिलेगी, तब क्या होगा। बीजेपी और संघ से जुड़े हुए वह नेता विरोध और बगावत के सुर के साथ सामने आकर खड़े हो गए जब ये लगने लगा कि दिल्ली दरअसल जो भी बिसात बिछाती है उसके पीछे एक ही सोच होती है, क्योंकि आप चुनाव जीत जाएंगे। तो आइए आज एक एक पन्ने को खोलकर देखते हैं, क्योंकि ये आवाज कुछ दिनों पहले आपको जम्मू कश्मीर में भी सुनाई दी होगी। जब वहां पर टिकटों का ऐलान हुआ तो टिकटों को फिर वापस लेना पड़ा, छिटपुट बदलाव किया गया, लेकिन जो आक्रोश जिस तर्ज पर जम्मू कश्मीर में उभरा वो कई कदम आज हरियाणा में खुले तौर पर दिखाई देने लगा है। इन शोर शराबे के बीच पहले तो इसी बात का जिक्र हो जाए कि बीजेपी कितनी अलग पार्टी है। हरियाणा में
67 सीटों के टिकटों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने खुद कहा कि हमने उसमें से 38 नए लोगों को टिकट दिया है, 26 को रिपीट किया है और उनमें से 3 की कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी है। बात इतनी भर नहीं है, बल्कि बात यह है कि वे कितने लोग हैं जो परिवारवाद के तहत टिकट पा गए। वे कितने लोग हैं जो दूसरी पार्टी को छोड़कर आए और आज उन्हें टिकट मिल गया और बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता और नेता देखता रह गया। उसके बाद यह शोर मच गया कि दरअसल अगर यह चुनाव जीतने के लिए ही बिसात बिछाई गई है तो आने वाले वक्त में उस बीजेपी का क्या होगा जो कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है। और एक बार फिर सदस्यता अभियान भी चल पड़ा है। ऐसे हालात में बीजेपी के साथ जुड़े कौन अगर उसकी पहुंच और पकड़ चुनाव जिताने वाली पार्टी के भरोसे नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की पूरी राजनीतिक बिसात के भरोसे चल रही हो कि हाँ, ये लोग ही चुनाव जिताएंगे। इनके भरोसे नहीं रहा जा सकता है। इनको टिकट न दिया जाए, इनके भरोसे जीतेंगे तो उनको दे दिया जाए, चाहे ये कहीं से भी आए हों। इस हालात को जब आप परखेंगे तब समझेंगे कि दरअसल ये खेल है क्या। हरियाणा के भीतर परिवारवाद जमकर चला। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट दिया गया। करतार भडाना के बेटे मनमोहन भडाना को टिकट दिया गया। सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को टिकट दिया गया। पूर्व एमएलए हरिश्चंद्र बिरधा के बेटे केएल बिरधा को टिकट दिया गया। पूर्व मंत्री महादेव महावीर यादव के बेटे को भी टिकट दिया गया। और यह राजनीति यही निकली नहीं। बड़ा सवाल तो यह था कि कल जो छोड़कर आ रहे थे, आज उनको और उनके परिवार वालों को टिकट बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस से निखिल आए, भव्य बिश्नोई आए, श्रुति चौधरी आई, सबको टिकट मिल गया। जेजेपी से देवेंद्र बबली आए, राम कुमार गौतम आए, संजय काबलाना आए, पवन कुमार आए, अनूप धानक आए, सबको टिकट दे दिया गया। श्याम सिंह राणा आए, उनको भी टिकट मिल गया। एचजेपी यानी हरियाणा जनचेतना पार्टी से शक्ति रानी शर्मा आई तो उनको भी टिकट मिल गया। बगावत के सुर जब फैलने लगे और ये सवाल उठने लगा कि आखिर इन टिकटों को आप दे रहे हैं कि वो चुनाव जीता देंगे, तो फिर बीजेपी के होने का मतलब ही क्या बचता है। और जब आप ही बीजेपी की अगुवाई कर रहे थे तो आपने ही पार्टी को इन हालात में लाकर खड़ा कर दिया जहां अब ये लगने लगा कि बीजेपी जीत नहीं सकती है, बल्कि उम्मीदवार ही जीत सकता है। उम्मीदवार भी वह जो दूसरी पार्टी से आया हुआ हो। उम्मीदवार वह जो परिवारवाद के भरोसे राजनीति को साधने निकला हो। ये कौन सी राजनीति है? ये सवाल हरियाणा में बड़ा होता चला गया और 16 जिलों के भीतर का जो शोर है वो इस तर्ज पर है कि 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें भाजपा किसान मोर्चा से जुड़े हुए फतेहाबाद के नेता हैं। पानीपत से भाजपा महिला मोर्चा के नेता थी, उनका भी इस्तीफा आ गया। कुरुक्षेत्र से इस्तीफा सामने आया। ब्लॉक समिति के चेयरमैन तक बात पहुंच गई और इस्तीफा आ गया। इस्तीफा देने वाले कह रहे हैं कि अनुशासन जिस बीजेपी की पहचान थी, आज उसमें कांग्रेस वाली संस्कृति आ गई है। उन लोगों को पार्टी में लाया जा रहा है जिन्होंने पूरे प्रदेश में नुकसान करवाया और पूरे प्रदेश की व्यवस्था छिन्न भिन्न करने का काम किया। उन लोगों को सुबह में पार्टी में शामिल करके शाम को टिकट बांट दिए गए। जो आदमी लगातार 5 साल से ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का काम संभाल रहा था, पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ा, उसी को दरकिनार कर दिया। चुनाव की तैयारी के लिए जो टोलियां बनाई गई थी उनमें से 100 वापस चली गई। कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ियां भी वापस कर दी हैं, सब घर पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं में यह संदेश जा रहा है कि उनका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। चुनाव में नेता की जरूरत उसकी पहुंच और पकड़ अपने इलाके में मजबूती दिखाने के साथ ही बनती है। तो बरसों बरस जो राजनीति साध रहे होंगे उन्हें अब ये लगने लगा है कि दिल्ली कमजोर हो गई है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी जीत मिलना नामुमकिन है। अमित शाह जिस बिसात को बिछा रहे हैं उस पर चुनावी जीत मिल नहीं सकती। और जेपी नड्डा अध्यक्ष की जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी उम्र तो बहुत पहले ही पूरी हो गई थी। जिन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया था वह भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। यानी वह कार्यकर्ता, वह नेता, वह मंत्री,
वह मुख्यमंत्री सब जो कतार में थे उनके सामने मुश्किल है। और इस महाभारत के बीच संयोग देखिए, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुने गए थे, उनकी ही मां सावित्री जिंदल ने भी ऐलान कर दिया कि हिसार से अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। प्रतीकात्मक तौर पर अभी यह माना जाता रहा है कि जब बीजेपी से कोई रूठता है तो संघ उसे मनाने आ जाता है, लेकिन हरियाणा के भीतर का नया सच उभर कर आया कि अगर बीजेपी के नेता का टिकट कट रहा है तो वह निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने हमारा टिकट काट कर जिसको टिकट दिया उसे मैं हरा सकता हूं या हरा सकती हूं। हराने वाले व्यक्तियों की कतार में जो लोग खड़े हैं उनमें संयोग ऐसा है कि दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं की भी लिस्ट है जिनको टिकट दिया गया। वहीं आरएसएस का प्रभाव ऐसा है कि उसके कुछ लोगों को भी टिकट दिया गया, यानी जमीन पर बीजेपी वर्सेस आरएसएस दिखाई देने लग गया है। अगर बीजेपी के नेता का टिकट कटा तो उसने बोला निर्दलीय लड़ूंगा, वहीं अगर आरएसएस वाले ने टिकट मांगा और उसको नहीं मिला तो उसने बोला कि निर्दलीय लड़ूंगा। यानी बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा दिल्ली के हिसाब से बीजेपी का टिकट पाए हुए लोगों की अलग ही जमात खड़ी है। इस घमासान के भीतर भूलाना से राजवीर बड़ाला का टिकट कटा तो कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए। वहीं रंजीत चौटाला का चुनाव क्षेत्र बदला गया तो उन्होंने कहा कि वे वहां से नहीं लड़ेंगे, वे तो रानिया से ही लड़ेंगे। उन्होंने भी अपना इस्तीफा थमा दिया। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का टिकट कटा, उनको बरवाला से टिकट देने का जिक्र होने लगा। उनका अपना चुनाव क्षेत्र हिसार के नलवा में है, जहां से उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। वहां से टिकट दे दिया गया रणधीर परिहार को, जो कुलदीप बिश्नोई के खासम खास हैं, और कुलदीप अमित शाह के गुट के हैं। दूसरा गुट है मनोहर लाल खट्टर का। खट्टर पूरे हरियाणा में खुद को प्रधानमंत्री मोदी के करीब बताते हैं। यानी ध्यान दीजिए, राजनीतिक तौर पर समीकरण निकालते निकालते वे दिल्ली का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। तो क्या एक तरफ अमित शाह की पूरी सियासत है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना प्रभाव है, और टिकटों के बंटवारे में जो नेता स्थानीय तौर पर इन दोनों के साथ खुद को जोड़ पा रहे हैं, अब उनके सामने मुश्किल यह है कि ये दोनों भी राजनीतिक तौर पर एक मंच पर दिखाई दे नहीं रहे हैं। इसको लेकर जो दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में 3 बैठकें हुई और लगातार मंथन चलता रहा, और आखिर में निर्णय यही लिया गया कि टिकट उसको दीजिए जो जीत सकता है, टिकट उसके हवाले मत करिए जो हारने की हालत में है। ऐसे में खट्टर लॉबी के रणवीर गंगवा हों या दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई के करीबी रणधीर परिहार हों, वह भी आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। ओबीसी मोर्चा के प्रमुख करणदेव कंबोज, जो कि 2014 में इंद्री सीट से जीते थे, इस बार वह नाराज हो गए तो दल बदलू करार दे दिए गए। चाहे वह सोनीपत हो या रतिया का इलाका हो, समालखा हो, बनेसर का इलाका हो, गुड़गांव का इलाका हो या कहीं का भी इलाका हो, तमाम जगहों के हालात आपको बताते हैं। सोनीपत में कविता जैन का टिकट कटा तो तमाम पदाधिकारियों ने यहां पर भी इस्तीफा दे दिया। रतिया में भी ऐसा ही देखने को मिला। एमएलए लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी छोड़ दी। थानेसर में डीडी शर्मा, गुड़गांव में नवीन गोयल बगावत पे आ गए। अमित अहलावत डीघल के हैं, इन्होंने भी छोड़ दिया है। शशिकांत कौशिक समलखा में, इन्होंने भी छोड़ दिया है। दीपक हुड्डा को टिकट मिला तो रोहतक की पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक तौर से इस्तीफा दे दिया। भाजपा में बगावत की स्थिति आ गई। रंजीत चौटाला, लक्ष्मण नापा, उकलाना के शमशेर गिल सब चल दिए। हालात ऐसे हैं कि बबीता फोगाट भी इस बात से नाराज हो गई कि वह चरखी दादरी से टिकट चाहती थी और वहां से पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को टिकट क्यों दे दिया गया। योगेश्वर दत्त इसलिए गुस्से में आ गए कि वे गोहाना से टिकट चाहते थे और वहां पर अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया गया और स्थिति नाजुक हो गई। राजनीतिक तौर पर बीजेपी को जैसा पाठ पढ़ाया गया वह अनुशासन के दायरे में था और जीत की गारंटी के साथ खड़ा था। प्रधानमंत्री के चेहरे की चकाचौंध के सामने फीका पड़ जाता था और अमित शाह की राजनीतिक बिसात ऐसा प्रभाव डालती चली जाती थी जहां यह लगता था कि ये जोड़ी अगर सलामत रहे तो बरसों बरस तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है। लेकिन एक झटके में सबको ये समझ में आ गया कि दरअसल नारे देकर
देश के संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करके, विपक्ष पर दबाव बनाकर और कारपोरेट से मिलने वाली पूंजी के भरोसे देश में संवैधानिक संस्थानों और ताकत का इस्तेमाल अपने अनुकूल करके बीजेपी को लगातार आगे तो बढ़ाया गया, लेकिन बीजेपी का विस्तार हुआ नहीं। यहां तक कि सेकेंड लाइन की नेताओं की जो जमात थी वो भी खत्म कर दी गई। यानी हरियाणा के भीतर या जम्मू कश्मीर के भीतर भी कौन आवाज उठाए? जिन आवाजों को दिल्ली सुन पाए वे गायब हो गए। जो कैबिनेट मंत्री इन राज्यों से बनकर आए उनकी भी कोई पूछ दिल्ली के सत्ता के भीतर रही नहीं। वे बीजेपी हेडक्वार्टर में जाकर भी रोए तो किसके सामने रोए? जेपी नड्डा के दरबार में सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो कि बीजेपी को चला रहे हैं। और जाहिर है जो बीजेपी को चला रहे हैं वही देश चला रहे हैं। देश चलाने को लेकर जनता के भीतर आक्रोश आ गया और अब वही बीजेपी को चला रहे हैं। अब बीजेपी तो वो रही नहीं, तो बीजेपी से अपने आप को अलग कैसे करें? ये सवाल हर जगह से धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि जब ये परिस्थिति कल महाराष्ट्र और झारखंड तक जाएगी तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां ये गारंटी नहीं होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे या उनके गवर्नेंस के आधार पर चुनावी जीत मिल ही जाएगी। आपको अपने क्षेत्र में राजनीतिक ताकत, राजनीतिक संबंध और वोटरों के साथ सरोकार बनाने होंगे और बीते 10 बरस से इसी काम पर तो ब्रेक लग गया है। शायद इसीलिए पहली बार जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर देश में पूरी राजनीति बीजेपी ने खेली, उन कश्मीरी पंडितों के भीतर से भी इस बार चुनाव के वक्त ये आवाज खुलकर आ गई कि आप किसे टिकट दे रहे हैं और किसे नहीं, ये हमारी समझ से परे है। देश के भीतर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह, छोटी से छोटी सीट और बड़े से बड़े कद्दावर नेता के इर्द गिर्द बीजेपी के भीतर का आक्रोश अब चुनाव के वक्त सतह पर उभर कर सामने आ गया है और उसकी कोई काट दिल्ली में बीजेपी चलाने वाले नेताओं के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता की वो जमीन अलग अलग तरीके से बनाई। उसमें बीजेपी फिट बैठती है या नहीं बैठती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता जो मेहनत करते रहे, उनकी क्या औकात है जब दूसरी पार्टी को छोड़कर आने वाले लोगों को ही टिकट देना है। यहां परिवारवाद भी मायने रखेगा और वह सब कुछ मायने रखेगा जिसके खिलाफ 10 बरस तक लगातार राजनीतिक शोर मचाया गया। इसीलिए हरियाणा में अगर आप जिले दर जिले परखें तो आज की तारीख में जो हरियाणा के भीतर मुश्किल हालात जिन जिलों में हैं उसमें कुरुक्षेत्र की 4 सीटें हैं। 2 सीट बीजेपी जीती थी और दोनों सीटों पर बवाल मचा हुआ है। करनाल में 5 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटों को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। पानीपत की 4 सीटें और सोनीपत की 2 सीटें भी। पानीपत की 1 और सोनीपत की दोनों सीट को लेकर शोर मचा है। बीजेपी चरखे दादरी की 2 में से 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी पिछले चुनाव में। इन दोनों सीटों को लेकर शोर मचा हुआ है। रोहतक की 4 में से 1 भी सीट वह जीत नहीं पाई थी, वहां पर भी बीजेपी के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। सिरसा का भी यही हाल है। इसके अलावा हिसार, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद के हालात बताते हैं कि दिल्ली से चलाई जा रही बीजेपी के भीतर की राजनीति पर अब सीधा हमला हो रहा है। ऐसे ही हालात महाराष्ट्र में भी बड़े होते दिखाई देंगे, क्योंकि वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, टूटी हुई शिवसेना से निकले मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को डिमोट कर डिप्टी सीएम बना दिया गया। उस अजीत पवार को उनके बराबर ले आया गया जो कि सबसे भ्रष्ट थे। प्रधानमंत्री की नजर में यह सवाल बीजेपी के भीतर अब कुलांचे मार रहा है कि जिस तर्ज पर पार्टी को बढ़ाने की सोच 2014 से शुरू हुई, उसमें बीजेपी के कौन से लोग हैं जो एक झटके में गायब कर दिए गए? वो कौन से नेता हैं जिनकी जरूरत इस वक्त कार्यकर्ताओं को है, जो कि कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम संघर्ष करते दिखाई तो देते थे, लेकिन यहां गद्दी बचाना जरूरी हो गया है और वह गद्दी प्रधानमंत्री की गद्दी है। पहली और आखिरी बिसात दिल्ली की बिसात है। बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे
यही संदेश जाएगा। पैसे की कोई कमी नहीं है, ताकत बेशुमार है, संवैधानिक पद मौजूद है, लेकिन इसके बाद कोई नौकरशाह दाएं बाएं कर नहीं सकता है। और मीडिया को क्या चाहिए, जो मीडिया को बीते 10 बरस में नतमस्तक कर दिया गया। उसके बाद तो वो लगातार उसी दिशा में जाएगा जो दिल्ली कहेगी। और दिल्ली की सत्ता ने कहा है कि 48 घंटे के बाद पार्टी के अंदर ये जो आक्रोश है वो शांत हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, हमारे कुछ आरएसएस के स्वयंसेवक भी उनको मना लेंगे और उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहली ज़रूरत तो चुनाव जीतना है, और यही बात पार्टी की हर बैठक में हमेशा रखी जाती है। यानी एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बीजेपी के भीतर खड़ी है जहां पर पार्टी का भविष्य क्या है कोई नहीं जानता है। बीजेपी की हालत हरियाणा के भीतर 10 बरस की सत्ता के बावजूद लोकसभा चुनाव में 10 से घटकर 5 सीटों पर आ गई। तो आखिर हुआ क्या? मुख्यमंत्री बदल दिया गया, वहीं गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी गई, साथ ही मुख्यमंत्री को किसी ने कुछ कहा नहीं। शिवराज सिंह चौहान को उठाकर दिल्ली ले आया गया। आज की तारीख में वो देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनका लाडली बहना का जो प्रयोग था वो हम महाराष्ट्र में हटा लिया। राजनीतिक सफलता सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पर ही नजर आनी चाहिए और तमगा उन्हीं के सीने पर लगा होना चाहिए। बीजेपी का ये मौजूदा सच उसे भविष्य में कहीं ऐसे अंधेरे में गुम न कर दे, ये सवाल शायद अब कार्यकर्ताओं को और छिटपुट नेताओं को लगने लगा है कि कम से कम अपने संघर्ष के आसरे अपना अस्तित्व तो दिखा ही दे, वरना दिल्ली के भरोसे रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।